हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 2 अगस्त है और आज की हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स न्यूज़ में हैं। इसके अलावा कुछ ऑबिचुरीज भी हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर आपको नेशनल इवेंट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है बट ओके हम यहाँ पे कवर कर लेंगे अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। सबसे पहली न्यूज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो आज आपको न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। साधना सक्सेना नायर ये फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल बन गई हैं मेडिकल सर्विसेज की। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट इन द इंडियन आर्मीज मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पर ये डायरेक्टर जनरल हैं, किस पोस्ट में अपॉइंट हुई हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनी है। इसके पहले बिफोर joining the post of Director General of Medical Services, she was the Director General of Hospital Services. Hospital Services में डायरेक्टर थी, अब यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज में डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ये डायरेक्टर जनरल थी ना हॉस्पिटल सर्विसेज में, तब भी ये पहली लेडी थी, फर्स्ट फीमेल थी जो इस पोस्ट को होल्ड कर रही थी। ठीक है, तो इनके नाम ये 2 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ये डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज क्या होता है। देखिएगा, हमारी इंडियन आर्म फोर्स में हमारी जो इंडियन फोर्सेज हैं उसके 3 विंग्स मिलते हैं, आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स है। तो इन तीनों हमारी सर्विसेज के लिए ऑब्वियस सी बात है मेडिकल विंग की ज़रूरत होती है। जो भी पर्सनल्स हैं, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं, वॉर के समय में इंजर्ड हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेडिकल सर्विस की ज़रूरत होती है। तो मेडिकल विंग दैट कैटर टू नीड ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड इन द रिस्पेक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस जो है उसकी मेडिकल सर्विसेज है और इनको ही इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस। बात समझ में आई? इन तीनों की जो अलग अलग मेडिकल सर्विसेज हैं इनको ही कंबाइन करके एक मेडिकल सर्विस बनाई गई, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस। कब बनाई गई इसको? 1948 में। और इसी की डायरेक्टर जनरल रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस को गवर्नमेंट ने 1948 में सेटअप किया था और इसके ये जो काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। एंड डॉक्टर BC रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज को सेटअप किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं असम राइफल के बारे में। ठीक है, आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर आपको असम राइफल्स देखने को मिलते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा एज्यूम चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। ठीक है, ये इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल भी मिल चुका है, इसलिए इनके नाम के साथ ये 2 टाइटल्स भी मेंशन हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा हैज ऑफिशियली एज्यूम द रोल ऑफ 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। असम राइफल ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज है इंडिया की, जिन्हें हम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। असम राइफल्स का ही दूसरा नाम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 1835 में हुआ था एंड शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इन्होंने किसे सक्सीड किया है तो किसे रिप्लेस किया आप देखेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, जो कि 2021 से लेकर 2024 तक, मतलब रिसेंटली 31 जुलाई 2024 तक इस पोजीशन पे थे, मतलब डायरेक्टर जनरल थे असम राइफल के। और इनको ही सक्सीड करने का काम लेफ्टिनेंट जनरल विकास ने किया है। तो ये आज की 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वो भी हम देखेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी कहानी भी थोड़ा सा भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, संजय शुक्ला एज्यूम चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक ज्वाइन करने से पहले संजय शुक्ला NBFC सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे।
ठीक है। अब नेशनल हाउसिंग बैंक एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के एक्ट के अंदर 1988 में फॉर्मेशन हुआ था। जब कोई भी संस्था या किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन किसी एक्ट के अंदर होता है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसलिए आपकी नेशनल हाउसिंग बैंक एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मतलब गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इनिशियली ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम करती थी नेशनल हाउसिंग बैंक, लेकिन 2019 में इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई थी आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ओनर है 100%, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? तो नेशनल हाउसिंग बैंक एक रेगुलेटर एक सुपरवाइजर है। हाउसिंग जो भी हमारे फाइनेंसिंग होती है ना हाउसिंग सेक्टर में, उसके लिए एक वन ऑफ द एपेक्स बॉडी की तरह ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 हमारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गई। चलिए अब कुछ और पर्सन है जो न्यूज में है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हालांकि सभी को पता तो चल ही चुका है, हमारी कंट्री को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है शूटिंग कंपटीशन में 50 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में, ठीक है, जिनका नाम क्या है? स्वप्निल कुसाले। तो स्वप्निल कुसाले इन्होंने 3rd मेडल इंडिया के लिए जीता है पेरिस ओलंपिक में। किस इवेंट में जीता है? तो मेंस 50 मीटर राइफल इवेंट में इन्होंने भारत को ब्रोंज मेडल लाके दिया है। अच्छा, 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड अगर आप देखेंगे तो ये गोल्ड जीता है लियू युकुन ने, जो कि चाइना से है। अभी तक भारत को 3 मेडल मिल चुके हैं, ठीक है। मनु भाकर ने पहला मेडल लाके दिया था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल। फिर यहाँ पे मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में शूटिंग कंपटीशन में ब्रोंज मेडल लाके दिया था। और अभी तीसरा मेडल हमको स्वप्निल कुसाले ने दिया है 50 मीटर राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल, ठीक है। ये 3rd इंडिविजुअल बन गए हैं शूटिंग में मेंस कैटेगरी में, 3rd इंडिविजुअल बन गए हैं शूटिंग में मेंस कैटेगरी में जिन्होंने मेडल लाके दिया है। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग के बाद आपको स्वप्निल कुसाले का नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले पर्सन न्यूज में है रोहन बोपन्ना। इनको हम सभी लोग जानते हैं कि ये टेनिस प्लेयर है हमारी कंट्री के, और इन्होंने कहा है कि पेरिस ओलंपिक के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। तो रोहन बोपन्ना अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन टेनिस आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स एग्जिट। तो पेरिस ओलंपिक एग्जिट होने के बाद, एक्चुअली डबल में ये हार गए और एग्जिट हो गया इनका, इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अब इनका अपना एक ग्रैंड स्लैम का हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? At the start of 2024, Bopanna, at the age of 43 years and the 9 months, became the oldest man to win a Grand Slam title. ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल डबल नंबर 1 है एक्चुअली ये, ओके। और इनके पार्टनर का नाम है मैथ्यू इब्डन, और मैथ्यू इब्डन ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कोच अंशुमन गायकवाड़, पास्ड अवे रिसेंटली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इनका ट्रीटमेंट भी लंदन में चल रहा था। ट्रीटमेंट करने के लिए बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए भी दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। So former Indian cricket player and the coach of the Indian men's cricket team अंशुमन गायकवाड़ passed away recently। इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसको इन्होंने 2023 में पब्लिश किया था। नाम क्या है? गट्स अमिट ब्लड बाथ। इसके अलावा 2018 में बीसीसीआई ने इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था, ठीक है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई का प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको शुरू किया गया था 1974 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर स्पोर्ट से ही लास्ट न्यूज हम देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट टू बी हेल्ड इन चेन्नई। तो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई फॉर्मूला रेसिंग सर्किट फ्रॉम 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में, और ये पहला नाइट रेस इवेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके सभी के सभी स्पोर्ट न्यूज हो गए। चलिए अब एक अवार्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, जो कि ऑनर दिया गया है। हालांकि मैंने इस न्यूज़ को जून मंथ में भी कवर किया था जब अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन फाइनली यहाँ पे सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है, तो हम वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीन पे आपको 2 पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये तो आप सभी को पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के। इसके अलावा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है साद हानी अल कुदमी। ठीक है, साद हानी अल कुदमी जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के। आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा जी को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो 4th इंडियन सिटी बन चुकी है श्रीनगर, जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ये जो सेरेमनी है ये श्रीनगर में हुई थी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेशन वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिया है रिसेंटली श्रीनगर को। जैसा कि मैंने कहा, ये 4th नंबर की इंडियन सिटी बन चुकी है। इसके पहले 3 और शहर है जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। कौन कौन से शहर है? जयपुर राजस्थान में है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में, इनको 2015 में सर्टिफिकेशन दिया था, और मैसूर इन कर्नाटका, इसको भी 2018 में सर्टिफिकेशन दिया गया था। तो 4थे नंबर का शहर आपको श्रीनगर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वाइल जयपुर, मामल्लपुरम एंड कश्मीर, इन तीनों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग दिया गया है। ठीक है, किस लिए? अपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए। वहीं मामल्लपुरम की अगर बात करें तो इसे रिकॉग्नाइज किया गया है स्टोन क्राफ्ट के लिए। डन। इसके अलावा कश्मीर या फिर श्रीनगर, इसे 2021 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया था इन द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। इस बात को भी याद रखना है। अब बात करेंगे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में। इसका हेडक्वार्टर आपको कुवैत में मिल जाएगा एंड 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसका काम है अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेडिशनल या आपके जो आर्ट्स वर्क है उसको प्रिजर्व करना इसका काम है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक और अवार्ड के बारे में। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर CWC सेंट्रल वाटर कमीशन काम करता है। तो CWC विंस GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024। तो ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड किसको मिला है 2024 का? तो सेंट्रल वाटर कमीशन को ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, इसे वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल वाटर कमीशन को मिला है एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 इन न्यू दिल्ली। ये अवार्ड सेरेमनी किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन GEEF न्यू दिल्ली ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। बेसिकली कोई भी संस्था वाटर कंजर्व करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, वाटर रिसाइकलिंग करनी है, आपका ड्रेनेज या फिर सीवेज को प्रॉपर करना है, तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे बेस्ड ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल वाटर कमीशन को मिला है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में ये अवार्ड DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। किस कैटेगरी में? ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये अवार्ड भी हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब बात करेंगे कुछ स्कीम्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च NATS नेट्स 2.0 एंड डिसबर्स 100 करोड़ रुपीज स्टाइफन। यहाँ पर बात हो रही है NATS के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया और इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से न्यू दिल्ली में 100 करोड़ रुपए की स्टाइफिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे जो यूथ है उनको डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अप्रेंटिस प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके, एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस तरीके से ये पोर्टल काम करता है जिसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, और इसी के अंदर जो बेनिफिशरीज है उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपीज डिसबर्स किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मेट्रो डिपार्टमेंट की भी एक स्कीम है जो रिसेंटली न्यूज में है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण
डिजिटल साक्षरता अभियान नाम से समझ में आ रहा है, ग्रामीण मतलब रूरल इंडिया में डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना है कि कैसे आपको फाइनेंशियल जो भी आप काम करते हो, ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हो, आप कैसे डिजिटल कर सकते हो, कैसे आपको इंटरनेट एक्सेस करना है। तो जो सारी डिजिटल चीजें आजकल मार्केट में हो रही हैं, तो वो डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई थी। कब? 2017 में। तो इट वॉज लॉन्च इन 2017 फॉर डिजिटल लिटरेसी इन रूरल इंडिया। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मैत्री डिपार्टमेंट मींस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका कवरेज क्या है? रूरल एरिया, केवल जो भी एप्लीकेंट्स होंगे वो रूरल इंडिया से होंगे। रूरल एरिया विद अ ग्राम पंचायत सेंट्रिक अप्रोच है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है तो कुछ ना कुछ स्कीम्स तो न्यूज में होती ही हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म द पार्लियामेंट दैट अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान over 6.39 crore were trained and out of which 4.78 crore candidate have been certified। तो इसमें कहा गया है कि अभी तक हमने 6.39 करोड़ कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है, जिसमें से 4.78 करोड़ जो कैंडिडेट थे वो सर्टिफिकेशन या सर्टिफाइड कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है? कोई भी पर्सन जो रूरल इंडिया में रहता है, किसी विलेज में ग्राम पंचायत का पार्ट है और 14 साल से 60 साल के बीच में, 14 ईयर्स टू 60 ईयर्स के बीच में है, वो यहाँ पर एलिजिबल होता है। इसमें बेनिफिशियरीज को 20 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन डिफरेंट 5 मॉड्यूल्स। कौन कौन से हैं वो मॉड्यूल्स? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन डिजिटल डिवाइसेस का, आपके जो भी डिजिटल डिवाइसेस है, कंप्यूटर, मोडेम, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फिर ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, कम्युनिकेशन यूजिंग द इंटरनेट, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे चलाना है, और एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, कैसे फाइनेंशियली या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको यहाँ पर इंटरनेट को यूज करना है। ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये 22 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेजेस हैं या शेड्यूल 8 में जो भी भाषाएं मेंशन है, तो आपकी 22 लैंग्वेज और इंग्लिश में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। डन। चलिए, अब इसरो ने लैंडस्लाइड एटलस को पास किया है। तो नाम से समझ में आ रहा है लैंडस्लाइड एटलस। बेसिकली एटलस क्या बताएगा कि किस एरिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स को रिकॉर्ड किया गया है, ऐसे कौन से एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है लैंडस्लाइड का। तो हम सभी को पता है कि जो आपका वेस्टर्न घाट एरिया है और आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन एरिया है, यहीं पर आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसरो की जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, उन्होंने इस लैंडस्लाइड एटलस को क्रिएट किया है और इसमें 1998 से 2022 का डेटा बेसिकली पब्लिश किया है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडस्लाइड हुए हैं। इसमें आपकी एरियल इमेजेस, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस को कैप्चर किया गया है और ये कैप्चर किसने किया था? रिसोर्स सेट 1, जो रिसोर्स सैटेलाइट 1 है, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उसने पिक्चर्स क्लिक करके भेजे थे और उसके बाद इस पूरे डेटा को या इस एटलस को रेडी किया गया है बाय द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, अभी रिसेंटली आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि वायनाड, केरला में भी रिसेंटली कुछ समय पहले ही एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसके कारण 200 लोगों की जान चली गई थी। तो वायनाड 13 पोजीशन पे है, 13वें स्थान पे वायनाड। और केरला की कई सारी सिटीज हैं जो कि हाई अलर्ट पे रहती हैं, रिस्की सिटी है इन द टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड। तो वायनाड आपको 13 पोजीशन पे मिल जाएगा ऑन द इसरो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन 2023। तो वायनाड आपको यहाँ पे केरला में है जो कि आपको 13 पोजीशन पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे अगर देखोगे तो मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रुद्रप्रयाग इन उत्तराखंड है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड या उत्तरांचल में सबसे ज्यादा आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। तो लैंडस्लाइड एटलस पे टॉप पर कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और उत्तराखंड जो स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट सेकेंड पोजीशन पे आता है। The state has experienced the second highest number 11,219 of landslides since 1998, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा पब्लिश हुआ है वो 1998 से 2023 का डेटा है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में 11,000 से ज्यादा लैंडस्लाइड कहाँ पर आई हैं? उत्तराखंड में आई है। तो उत्तराखंड सेकेंड पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे आपको मिल जाएगा मिजोरम। 1998 से लेकर अभी तक, मतलब 2023 तक अगर आप देखोगे तो 12,385 लैंडस्लाइड इवेंट्स हुए हैं मिजोरम में। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस एटलस में
147 लैंडस्लाइड प्रॉन डिस्ट्रिक्ट्स और 17 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया है इस एटलस को डिजाइन करने के लिए। इसमें उत्तराखंड, केरला, जम्मू, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड रिकॉर्ड किए गए हैं बिटवीन 1998 टू 2023। दैट्स इट। तो इस तरीके से ये एटलस रिसेंटली पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पर एक और डेटा रिवील किया गया है बाय द इंटरनेशनल गैस यूनियन। इंटरनेशनल गैस यूनियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट 2024। क्या है रिपोर्ट का नाम? वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट 2024। किसने पब्लिश की है? इंटरनेशनल गैस यूनियन ने। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यूएस सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी बन गया है इंडिया के लिए और इसने ओवरटेक कर लिया है यूएई को। भारत सबसे ज़्यादा जो एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सबसे ज़्यादा एलएनजी जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो कतर है। और आज से नहीं है, सिंस 5 ईयर्स मतलब 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर से अगर आप देखोगे 5 लगातार सालों से कतर इंडिया के लिए लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का। सेकेंड नंबर पे यूएस आ चुका है और उसने ओवरटेक कर लिया है यूएई को। तो इन 2023 यूएसए इमर्ज एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी एंड इसने ओवरटेक किया है किसे? यूएई को। ठीक है, यूएसए ने मतलब अमेरिका ने 3.09 मिलियन टन एलएनजी को सप्लाई किया है भारत को। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि कतर रिमेन द लार्जेस्ट सप्लायर विद अ शिपमेंट इन 2023। इंडिया 4th लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है। हम सबसे ज़्यादा 4थे नंबर पे एलएनजी को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ग्लोबली यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एलएनजी का। ठीक है, उसके बाद कतर और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। तो ये थे हमारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आज के। कुछ और न्यूज़ हैं जो हम कल के सेशन में डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए अब बारी आती है एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर ये टेलीग्राम लिंक है पूजा जैन CA 247, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF। तो आपको डेली करेंट अफेयर्स की PDF यहाँ से मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है पूजा जैन क्लासेस। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करते हैं तो इस एप्लीकेशन के डाउनलोड करने से कुछ फ़ायदे ये होंगे कि आपको यहाँ पर डेली करेंट अफेयर्स और वीकली करेंट अफेयर्स की PDF तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी ही मिलेंगी। इसमें आपको 6 मंथली मैगजीन भी मिल जाएगी जहाँ पर जनवरी से लेकर जून मंथ तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर किया गया है। फिर आपके यहाँ पे SSC के डिफरेंट एग्जाम जैसे कि JEE, CPO, आपका जो CHSL है, MTS है, तो इन सभी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं साइंस में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी और हिस्ट्री में, तो ये सारे PYQs भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी आपको विथ इन अ वीक मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करा दूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी? एप्लीकेशन में, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है जी, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेडल डिड स्वप्निल कुसाले विन इन द मेंस 50 मीटर राइफल इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक? तो हमको यहाँ पर ब्रोंज मेडल मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। Which country is hosting the multinational air exercise तरंग शक्ति 2024? तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंडिया होस्ट करने वाला है और इंडिया की ये पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तरंग शक्ति 2024 2 फेजेस में होगी। ठीक है, और तमिलनाडु सुलार में इसको स्टार्ट किया जाएगा। रैपिडो इस न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ओला, उबर है, वैसे ही यहाँ पे रैपिडो भी आपको देखने को मिलेगा। रैपिडो विच इंडियन का स्टार्टअप इज गोइंग टू बिकम अ यूनिकॉर्न दिस ईयर? तो इस साल किस नंबर की कंपनी बन रही है जो यूनिकॉर्न बनने जा रही है? आंसर हो जाएगा 3rd नंबर की। इसके पहले अगर आप देखोगे रैपिडो के पहले आपको यहाँ पे एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम क्या है? परफ्यूज, एंड एक AI स्टार्टअप है जिसका नाम है कृत्रिम। ये भी इस साल आपको यूनिकॉर्न कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो इस साल की ये 3रे नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका नाम है रैपिडो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल? तो रिसेंटली हमने देखा है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
हु हैज वॉन द 2024 फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? तो फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who has been recently appointed डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस? अब ये फर्स्ट लेडी है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले शिवा चौहान का नाम आपके साथ डिस्कस किया था, याद कीजिए। आपका जो शिवा चौहान है ये फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट वीमेन है जिनको सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट पे डिप्लॉय किया गया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अवनी चतुर्वेदी भी कुछ फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं, वो कौन सी कैटेगरी है? ठीक है, अवनी चतुर्वेदी किस कैटेगरी में फर्स्ट है, आप इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है Which country host International Conference of Agriculture Economists? तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहा है इंडिया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which ministry recently launched the National Apprenticeship and Training Scheme NETS 2.0 पोर्टल? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च ई सेहत मॉड्यूल फॉर वेटरनर्स। कल मैंने आपको ई सेहत मॉड्यूल के बारे में बात की थी। पूछा जा रहा है इसमें एस का क्या मीनिंग है? तो एस का मतलब है सर्विस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म आप देख सकते हो, एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सिस्टम ने इस स्कीम के अंदर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई सेहत मॉड्यूल। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ विच सप्लाई चेन बॉडी ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी? IPEF में किस बॉडी का इंडिया वाइस चेयर बना है? तो आंसर हो जाएगा सप्लाई चेन काउंसिल, जिसका चेयरमैन USA है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, रिसेंटली 11 पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमें पता है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें से SBI को बाहर कर दीजिए। रिमेनिंग जो 11 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है हैव चार्ज 2,331 crore rupees from account holder for their failure to maintain minimum balance in the saving banks in FY 2024। पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखो कि 11 जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI को हटाने के बाद 2,300 करोड़ के आसपास इन्होंने, जो अकाउंट होल्डर है जिन्होंने मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं मेंटेन किया, उनसे चार्जेस लिए हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है विच बैंक हैज कलेक्टेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 633 करोड़ रुपीज फ्रॉम देयर कस्टमर? तो मैक्सिमम अमाउंट किसने कलेक्ट किया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि 11 पब्लिक सेक्टर बैंक से जिन्होंने 2,331 करोड़ रुपीस चार्ज किया है, अकाउंट होल्डर से जिन्होंने मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया है। ठीक है, इतनी चीजें, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फिगर्स को बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि 3 सालों में 5,600 करोड़ रुपीस यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं बैंकों के द्वारा उन कस्टमर से जिन्होंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है अपने अकाउंट में। SBI ने ये जो पेनाल्टी है वो पहले ही स्टॉप कर दी थी। तो SBI स्टॉप चार्जिंग पेनाल्टी फॉर द नॉन मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस सिंस 2020। तो SBI ऑलरेडी इसको बंद कर चुका है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पैसा कलेक्ट किया है वो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है 633 करोड़ रुपीस। उसके बाद BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है और फिर आपका इंडियन बैंक है। ठीक है, Who has been appointed as the next High Commissioner of India to Republic of Rwanda? So रवांडा में हमारी कंट्री के हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आसाम से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है मृदु पवन दास, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रवांडा, मैंने कुछ समय पहले आपको इसके ऊपर डिस्कशन किया था। रवांडा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? किगाली। ये वही किगाली है जहाँ पे किगाली एग्रीमेंट या किगाली समझौता हुआ था, जो कि आपकी ओजोन लेयर से संबंधित एक एग्रीमेंट है। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। रिसेंट अपॉइंटमेंट है जो आपके एम्बेसडर या हाई कमिश्नर या एनबॉयज की अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब दूतों की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं भूलना चाहिए वो विनय मोहन क्वात्रा की अपॉइंटमेंट है और उनको रिसेंटली नेक्स्ट इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है USA में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, संजय शुक्ला हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट? तो रिसेंटली ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
Which country recently took over as a chair of Asian Disaster Preparedness Center from Asia for the year 24-25? तो ADPC की चेयरमैनशिप चाइना से किसने ली है? इंडिया ने ली है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which country has recently launched Climate Financial Action Fund to help developing countries fight climate change? तो याद कीजिए, मैंने डिस्कस किया था COP29 की मीटिंग होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, और उसके पहले यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को लॉन्च किया है किसने? अजरबैजान, जिसकी कैपिटल बाकू है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड जाते जाते थैंक यू सो मच।